अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम अशफाक हुसैन है और आज इस खूबसूरत मंज़र के साथ, हालांकि थोड़ी बहुत सर्दी भी है आज, मैं हाज़िर हूँ हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। और आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा सी लैंग्वेज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आइए आज थोड़ा सा अपने प्रीवियस सेशन को रिपीट कर लेते हैं। हमने बात की थी कि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर वर्ड्स और फिर सेंटेंस बनते हैं जिनका कुछ ख़ास मकसद होता है। इसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके अंदर कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स शामिल हैं, 0 to 9 डिजिट्स शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स हैं और इनको मिलाकर कुछ ख़ास अलाउएबल मैनर के अंदर हम कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल बनाते हैं। इन तमाम जो डेफिनेशंस हैं इनके मैंने नोट्स भी बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ 2-3 दिनों से मुझे थोड़ा नज़ला ज़ुकाम वो ख़ासा तंग किए हुए है, तो शायद इस वजह से मुझे थोड़ा ठंड फील हो रही है। लेकिन मैंने समझा वीडियो तो मैंने बनानी है तो आज मैं बना के रहूँगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि है कीवर्ड्स, कांस्टेंट और वेरिएबल। सामीन, इन तमाम डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और जब हम ये सारा अमल करेंगे इस दौरान हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हमें समझ आ जाएगी कि वेरिएबल क्या चीज़ है, हमें कांस्टेंट की समझ आ जाएगी और कीवर्ड्स को समझ पाएंगे। तो इसलिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना भी ज़रूरी है। तो इसको मिसाल के तौर पर लेते हुए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर वेरिएबल को समझेंगे। तो सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में मैंने बात की है। तो कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं इन नोट्स के अंदर। कीवर्ड्स या कुछ कीवर्ड्स हमने पहले प्रोग्राम में इस्तेमाल किए थे जिसमें इंट हमने इस्तेमाल किया था। जहाँ पे कर्सर को मैं हाईलाइट करता हूँ मैं वहीं पे देख रहा होता हूँ। यहाँ मैंने रिटर्न को यूज़ किया था। तो कुछ अच्छा, इन कीवर्ड्स का कंपाइलर को ऑलरेडी इल्म होता है ये क्या चीज़ है। इनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स जो है वो होते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखना पड़ते हैं। अगर आप उन स्पेलिंग के अंदर तब्दीली करते हैं तो इनका ओरिजिनल पर्पस ख़त्म हो जाता है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें हम 2 डिजिट्स को कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे। इससे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि कीवर्ड्स और कुछ वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज। अब ये ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं की जा सकती। जब आप कोई भी कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो आप इनको बाद में प्रोग्राम के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। इसको हम सीखेंगे अभी। हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। और ये 3 तरह के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं, रियल कांस्टेंट्स होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। इंटीजर लिखने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो कॉन्स्ट, इंट और सामने आप वो वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम लिखेंगे एंड देन यू विल असाइन एनी वैल्यू। और इसके अंदर इंटीजर के अंदर आप होल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 7, 1, 2, 3, कोई भी माइनस या पॉजिटिव हो सकते हैं। जबकि रियल कांस्टेंट के अंदर आप डेसिमल पॉइंट्स वाले यानी इशारिये वाले डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3.14, 3.14, 15.33 ये माइनस और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर जो है वो आप एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर्स एंड डिजिट्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल्स इनक्लोज विद इन ए सिंगल को, ये वाला साइन होता है जो कैरेक्टर कांस्टेंट को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो कांस्टेंट होते हैं किस तरह से काम करते हैं और ये किस किस्म के होते हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी एक और बात भी हम वो जानते चलें। जो ए डिजिट्स यूज्ड एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट्स 9 इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए डिजिट यूज्ड एज एन इंटीजर कांस्टेंट। We can add 2 integer constant to get the obvious mathematical results. 9 plus 8 is 17, but we cannot add character constants to another character constant to get the obvious mathematical. यानी अगर आप 2 कैरेक्टर कांस्टेंट को ऐड करेंगे ना, अभी हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हम 2 वेरिएबल को आपस में या 2 कांस्टेंट को आपस में जो है वो करेंगे, जमा करेंगे ना। लेकिन आप कैरेक्टर कांस्टेंट को आपस में जब आप जमा करेंगे तो ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होती है ना, एस की वैल्यू, वो जमा होगी क्योंकि उसके पीछे जो वैल्यू है कैरेक्टर के अंदर वो
एस की वैल्यूज़ हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट मैथमेटिकल डायरेक्शन हो जाती है उसके लिए, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आउट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल इज़ ए नेम गिवन टू ए मेमोरी लोकेशंस टू वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन ए प्रोग्राम। अब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थी, जबकि वेरिएबल में इसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। ये मेन चीज़ है कंसिडरेबल, जो आपको समझनी है। इनके दरमियान जो फ़र्क रखती है वो ये है कि इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में आप नहीं कर सकते। अच्छा, ईच वेरिएबल हैज़ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ ए डाटा टाइप। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। यानी जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक ख़ास डाटा टाइप की वेरिएबल होती है, मतलब आप उसके अंदर इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कि ये इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब इसी तरह से जैसे कांस्टेंट के अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, इसी तरह से वेरिएबल के भी डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर होता है इंट, इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़ यानी होल नंबर्स। टू डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ द कीवर्ड इंट। यानी एक कीवर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे इंट, को हम एक वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, जिसके अंदर हम इंटीजर यानी होल नंबर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। उसकी वैल्यू होल नंबर, इंटीजर नंबर के अंदर होगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट होता है वेरिएबल, वो फ्लोटिंग या फ्लोट वेरिएबल होता है, जिसके अंदर अब जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर 1.3 इशारिया नहीं होता, वो होल नंबर होता है। जैसे 1 2 3 9 माइनस हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, जबकि फ्लोट के अंदर इशारिया हो सकता है, डेसिमल यानी फ्रैक्शनल पार्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसको डिक्लेयर करने के लिए आप जो हैं वो फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और अब जो नेक्स्ट लास्ट है वो कैरेक्टर वेरिएबल होती है। टू डिक्लेयर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स इन सी वी यूज़ द कीवर्ड कैर, CHAR कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं कैरेक्टर के लिए। तो आप ये 1 बाइट लेती है मेमोरी लोकेशन के अंदर। जब आप कोई भी मतलब वेरिएबल क्रिएट करते हैं या कांस्टेंट क्रिएट करते हैं तो उनका एक पोजीशन होती है मेमोरी के अंदर, स्टोरेज लेती है। तो ये जो कैरेक्टर वेरिएबल है ये 1 बाइट लेती है। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को नेम असाइन करने, लिखने के लिए। वो रूल क्या है? द फर्स्ट रूल इज़ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर और लोअर एंड डिजिट्स अंडरस्कोर साइन। ये क्या रूल है? जब आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट, अब मैं पहले आपको एक प्रोग्राम के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक प्रोसीजर होता है। जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, या अब ये वाला प्रोग्राम जो है ना, सिंपल सा प्रोग्राम जिसके अंदर हम 2 वैल्यू को ऐड करेंगे या इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वेरिएबल क्या होती है। तो जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो उससे पहले आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि उसका डाटा टाइप क्या है। तो डाटा टाइप के लिए आप कौन सा डाटा टाइप लेंगे? मैं इंटीजर डाटा टाइप लूँगा। अब इंट एक कीवर्ड है जो पहले से पता है कंपाइलर को, ये इंटीजर डाटा टाइप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, यानी 1 2 3 4 माइनस या प्लस जो भी हो सकता है, इशारी नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट की है ए, तो इसने एक मेमोरी लोकेशन ले ली है ए के नाम से। और अब ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने रूल्स देखे हैं कि किस तरह से नाम किस तरह से दिए जाते हैं किसी वेरिएबल को। क्या होता है? ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स अपर और अब इसके आप अपर केस, सॉरी यहाँ विजुअल स्टूडियो को ये है, अपर केस दे सकते हैं इसका नाम, यानी आप इसको ए का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्मॉल लेटर के अंदर ही दे सकते हैं। ये एक पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर आर एन अंडरस्कोर, इट्स कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। आप इसको डिजिट के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं। ये पहला रूल, इसको हम ट्राई करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5A। अब ये कंपाइलर एरर जनरेट कर रहा है कि आप इस वेरिएबल का नाम ना डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। ये रूल्स है ना, अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि रेगुलेशंस होते हैं हर चीज़ के। तो इस लैंग्वेज के अंदर ये रूल है कि आप वेरिएबल के नाम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तीसरा रूल क्या है? रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। अब एक रिजर्व वर्ड क्या होता है? वो कीवर्ड्स होते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं। जैसे अब मैंने इंट एक रिजर्व वर्ड है या फ्लोट एक रिजर्व वर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट। तो फ्लोट, इंट फ्लोट, इसके नाम से मैं वेरिएबल का नाम नहीं दे सकता, ये अलाउ नहीं है, मना करते हैं कंपाइलर का। आप इसको इस नाम से रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं दे सकते हैं इसका नाम। कोई और बात भी यहाँ पे डिस्कस हो रही होगी, ये डेफिनेटली। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम बट गुड प्रैक्टिस शुड बी, यानी आप इसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप कितने लंबा नाम उसको दे दें, लेकिन आपको अच्छी प्रैक्टिस जो है वो
फॉलो अप करनी चाहिए। हम वैलिड नेम देंगे जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे। किस तरह से ये इन्होंने वेरिएबल बनाई है, अंडरस्कोर हेलो ये एक वैलिड वेरिएबल है, इंट रोल नंबर ये एक वैलिड है, CHAR नेम ये एक वैलिड। अब आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल का नाम किस तरह से रखा जाता है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया है कि डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, आप उसका डाटा टाइप देते हैं। अच्छा, ये डाटा टाइप जो है ये चेंज नहीं हो सकता वेरिएबल के अंदर, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका डाटा टाइप चेंज नहीं होता। जब आप इसको डिफाइन कर देते हैं ना कि इसके अंदर इंट ही स्टोर होगा तो इंट ही होगा, बाद में चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी वैल्यू अगर आप असाइन करते हैं a इज़ इक्वल 5 तो आप इसको बाद में a इज़ इक्वल 4 कर सकते हैं। इंटीजर डाटा टाइप वो हमने समझा है कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है। इसी तरह से हम फ्लोट वेरिएबल बना सकते हैं, FLO फ्लोट, और फ्लोट को हम नाम एक b के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर हम b के अंदर एक असाइन कर देते हैं वैल्यू, 7 वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब ये 7 नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके अंदर इशारे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम 7.7 कर देंगे। और इसी तरह से हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कैरेक्टर की, जिसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं कैर, जो हमने पहले से देखा है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे और ये किस तरह से इसको असाइन करते हैं हमने पहले पढ़ा है। इसका नाम हम देंगे ई, और इसके अंदर हम असाइन करेंगे ई को एक वैल्यू असाइन करेंगे। और इसका एक रूल हमने पढ़ा है कि सिंगल कॉमा के अंदर ऐसे इसको असाइन किया जाता है। इसका हम 3 कर देते हैं, यहाँ 2, और इसको फिर सेमीकोलन के साथ बंद कर दें। अब आपको समझ आ गई होगी कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर की जाती है और उसके अंदर डाटा किस तरह असाइन किया जा सकता है। आप एक ही लाइन के अंदर इसको डाटा असाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी असाइन डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये नहीं लिखना चाहता, अलग अलग से मैं नहीं लिखना चाहता इसको, ठीक है, मैं यहाँ ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ a इज़ इक्वल 5 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ। यहीं इसकी डिक्लेरेशन भी होगी और इसकी असाइनमेंट भी हो, इसकी असाइनिंग भी होगी। अब ये जो दरमियान में हम इक्वल यूज़ कर रहे हैं ना, ये इसका असाइनमेंट ऑपरेटर है। इससे इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, यानी 5 की वैल्यू इसको a को असाइन हो जाएगी। इसके लिए हम असाइनमेंट वाला ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने असाइन कर दी है वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से मैं ये ख़त्म कर देता हूँ और b को भी इसी तरह से b के अंदर भी मैं सेम लाइन के अंदर इसको डिक्लेयर भी कर देता हूँ और इसके अंदर डाटा भी मैं असाइन कर देता हूँ। कितना था 7.7, ठीक है। लेकिन आज के लिए मैं सेपरेटली इसको वैल्यू वगैरह असाइन करूँगा, वो बेहतर रहेगा क्योंकि वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिंपलर थिंग, ठीक है। अलग अलग से हम इसको असाइन करेंगे। सो b इज़ इक्वल 7.7 and a is equal 5, 5। अच्छा, कैरेक्टर भी हमने कर लिया। अब इसको प्रिंट भी लेंगे ना, इसका हमें आउटपुट भी चाहिए कि इसकी वैल्यू किस तरह से हुई है, क्या हुई है वाकई या ना हुई है, किस तरह से हमें मतलब लॉजिक भी हमें समझ आए ना। इसके लिए हम एक आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे प्रिंट f, एंड इसके अंदर हम इसका आउटपुट लेंगे द वैल्यू। पहली वेरिएबल जो हमारी थी वो इंटीजर वेरिएबल थी, किसका नाम a के नाम से था, तो a के नाम से द वैल्यू ऑफ a इज़। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई भी वेरिएबल जो है वो उसका आउटपुट हम ले रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल, यानी कौन सा डाटा टाइप है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए जो है %d है इंटीजर के लिए। और फिर हम इसको बंद कर देते हैं, कॉमा के अंदर, और इसको शो करने के लिए रूल है, हम a वेरिएबल शो करवाएंगे तो हम इसको कॉमा के बाद सेमीकोलन लगा देंगे और हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होगी। अब हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट f करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू को शो करने के लिए हम यहाँ पे प्ले करेंगे और हमें जो आउटपुट मिलेगी द वैल्यू ऑफ a इज़ 5। यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको आप समझें कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आप a की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाने के लिए आपको %d लिखना पड़ता है, इंटीजर की वैल्यू को आपको %d लगाना पड़ता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कहते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाते हैं। और ये आगे बढ़ने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ और द वैल्यू ऑफ बी के नाम से हमने फ्लोट वैल्यू क्रिएट की थी, तो हम लिखेंगे बी इज़। तो अच्छा, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए। जब हम इसको करवाएंगे आउटपुट तो इसके लिए परसेंटेज एफ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे न्यू लाइन के अंदर रिज़ल्ट लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे n एंड देन कॉमा डबल क्वाट्स, और कौन सी वेरिएबल है, बी के नाम से है, बी के नाम से हमने प्रिंट करवानी है। यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमारी स्टेटमेंट जो मुकम्मल होगी है, और यहाँ पे भी हमने एक न्यू लाइन लगानी है ताकि हमें जो है एक नई लाइन मिले। एंड ये बंद कर देते हैं, स्टेटमेंट को भी बंद कर देते हैं। The value of a is percentage d and in new line, सॉरी हम न्यू लाइन नहीं लगाई है यहाँ पे। and n इसको बंद कर देते हैं, कोमा ए, ये हमारी पहली वाली स्टेटमेंट है जो हमने बंद की है। अच्छा, अब हमने फ्लोट का जो है वेरिएबल इसकी आउटपुट लेनी है, तो हम कंपाइल पर जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं 7.700। अब इशारे के जो हैं डिजिट्स हमें शो होना शुरू हो गए। ये किस वजह से हुए हैं? क्योंकि हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया है। जब आप इशारे के अंदर आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप फ्लोट की डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। अब हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट लाइन में जो कि है कैरेक्टर डाटा टाइप को शो करवाने के लिए, तो वो होगी प्रिंट एफ और देन प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ई के नाम से हमने वेरिएबल बनाई है कैरेक्टर डाटा टाइप। तो इसको हम इसके लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं वो परसेंटेज सी होता है, ठीक है। फिर न्यू लाइन लेंगे, एक नई लाइन का हमें रिज़ल्ट चाहिए, और फिर हम इसका नाम लिखेंगे जो थी ई के नाम से वेरिएबल थी। क्लोज करेंगे इसको एंड देन सेमीकोलन टू क्लोज आवर स्टेटमेंट। अब हमारी जो कैरेक्टर डाटा टाइप की वैल्यू है वो शो होगी यहाँ तीसरी लाइन के अंदर। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ई इज़ 2, हमने 2 इसके अंदर जो है वो स्टोर की है, ठीक है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि वेरिएबल जो है वो किस तरह से इसका डाटा टाइप क्या होता है। कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने कांस्टेंट के बारे में बात की थी। अच्छा, कांस्टेंट और वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मिसाल के तौर पर अब एक ही ये पहली वाली वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू असाइन की है 5, मैं यहाँ पे इसको असाइन दोबारा से कर देता हूँ 9, ठीक है। इसको मैंने 9 वैल्यू असाइन कर दी। अब इसका पहला रिज़ल्ट क्या आ रहा था? हमारी पहली जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है ना ए वेरिएबल वाली, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला है ना वो 5 मिला है, आपको याद होगा। यहाँ पे अब 9 आ रहा है कि इसकी बाद में जो एग्जीक्यूशन ऐसे लाइन में चला है ना पहली स्टेटमेंट। अब ये जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं ना सी का, तो वो सीक्वेंस के साथ चलता है, पहले वाली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इसी तरह से। अब जब यहाँ 8वीं लाइन ये नेक्स्ट लाइन चली है ए इज इक्वल 5 के बाद वाली लाइन चली है, तो पहले इसकी वैल्यू 5 थी, अब इसको वैल्यू जो मिली है वो 9 मिल गई है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी वेरिएबल की वैल्यू क्यों चेंज हो सकती है और क्यों ये मतलब मुख्तलिफ है कांस्टेंट से। अब हम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटीजर कांस्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट इंटीजर वी के नाम से, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 9। अब मैं इसको बाद में इसको असाइन करता हूँ 7। अब देखिएगा एरर आपको शो हो रहा है, यहाँ देखें ना वी के नीचे आपको एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि कंपाइलर इसको कह रहा है कि आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब कांस्टेंट को एक नई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। कंपाइलर जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपको एरर मिलेगा। कांस्टेंट की वैल्यू को बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको समझ आ गई होगी कि कांस्टेंट और इसके अंदर वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस है। और इसके अंदर जो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, इंटीजर क्या है, इंटीजर एक कीवर्ड है, फ्लोट क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, कैरेक्टर क्या,
क्या है, यही भी एक कीवर्ड है और ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स की वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटीजर की वेरिएबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर स्टोर होंगी तो आप इंटीजर वाला कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट बनाना चाहते हैं तो फ्लोट। अब मिसाल के तौर पर मैंने दो डिजिट्स को आपस में जमा करना है, ठीक है। वो दो डिजिट्स कौन से हैं, ए और बी। मैं ए और बी के अंदर दोनों डिजिट्स को मैं ऐसे करूँगा ना, एक और इंटीजर की वेरिएबल भी बना दूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि आर के नाम से होगी और इसको एक वैल्यू असाइन करूँगा 4, क्योंकि हमने जब इसका रिज़ल्ट लेना है तो एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर लेना है, तो मैंने एक ही डाटा टाइप की वेरिएबल बनाई है अपने इस छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैं इन दोनों वेरिएबल को आपस में जमा करूँगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा printf और फिर यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए प्लस आर इज़। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने इंटीजर का लेना है जो कि डी है और फिर एक नई लाइन के अंदर हमने रिज़ल्ट लेना है, ठीक है, जो कि एन है एंड देन कामा। और हमने इनको जमा करना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ए प्लस आर और इसको बंद कर दें स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ। अब हम रिज़ल्ट लेंगे इसको, हमारी चौथी लाइन के अंदर जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए। ए के अंदर 4 था, ए के अंदर कितना था, 5 था, सॉरी 9 था, 9 जो आखिरी वाली हमने असाइनमेंट की थी ना वेरिएबल की, वो 9 थी। ए इज इक्वल 9। इसको सिंपल कर देता हूँ मैं, यहाँ इसको ख़त्म कर देते हैं ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। यहीं पे मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ इसी सिंगल लाइन के अंदर। ए इज़ इक्वल सपोज 8 है, ठीक है। अब 8 और 4 को जमा करने से हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये चौथी जो लास्ट लाइन है इसके अंदर हमारी जो है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। चौथी लाइन में आप देखिएगा जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो क्या मिला है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस आर इज़ 12। अब क्या हुआ है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गई है। एक इसकी एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कहाँ पे आए। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ इंट के नाम से, इंट w इज़ इक्वल, अच्छा एक मैंने यहीं पे क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको w इज़ इक्वल इसको असाइन करता हूँ a प्लस आर। इसको कौन सी वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ, a प्लस आर की। हालांकि यहाँ पे मैंने इसकी वेरिएबल 6 दे दी है, लेकिन बाद में जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जो आखिरी लाइन है इसके लिए w की वेरिएबल के लिए वो है a प्लस आर इसके अंदर असाइन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं w की जो वैल्यू वो चेंज कर रहा हूँ ना। अब इसकी मैं एक और लाइन लिखूँगा, इसको आउटपुट लूँगा, ये इसको देखने के लिए कि वाकई में ये दुरुस्त है या नहीं। द वैल्यू ऑफ w इज़, हाँ इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हम डी इस्तेमाल करेंगे, डी, और न्यू लाइन के अंदर रिज़ल्ट लेंगे हम w, बंद कर देंगे सेमीकोलन। अब देखिएगा कि यहाँ पे ओरिजिनली अगर आप चाहते हैं ना ओरिजिनली तो इसकी इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, लेकिन हमें क्यों इसकी a प्लस आर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वेरिएबल का रूल भी ये है कि इसके अंदर आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब हम कंपाइल करेंगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ये देख रहे हैं आप, द वैल्यू ऑफ w इज़ 12। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी अब कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के अंदर फ़र्क क्या है। बाद वक्त प्रोग्रामर ये चाहता है कि वो आपने आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर किसी किस्म की तब्दीली ना करे उन वेरिएबल्स के अंदर, तो उसलिए वो कांस्टेंट का इस्तेमाल करता है। मुझे उम्मीद है आपको आज एक छोटी सी इस ब्रीफ वीडियो के अंदर कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स के बारे में अच्छी खासी जो है समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि सादे सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ कि यही वो तरीका है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। सडनली आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, लेकिन आप जब स्टार्ट कर लेते हैं और चीज़ों को रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, देन आपको वो चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट फील होना
वो बंद हो जाते हैं। सामीन, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश तो की है कि सादा से सादा लफ्ज़ों में समझाऊं, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने खुद ही करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी। तो मेरे साथ भी इनिशियली ऐसा ही था, तो मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फंक्शंस होंगे, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस होंगे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।